यस, विल कंटिन्यू विद दिस मॉक टेस्ट पेपर। अभी 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए, ये 2 क्वेश्चंस करेंगे तो ये मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। नाउ फर्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 1, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलवेज ऑफ 20 मार्क्स और इसमें 6 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स होता है। ऑलवेज 6 मार्क्स ट्रू और फॉल्स। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। Wages paid for erection of machinery debited to profit and loss account. Is it true or false? Everybody knows it's false because wages paid for erection of machinery is a capital expenditure. It should be capitalized with the cost of asset. That's machinery. So it's false और तुम reason लिखी दो। क्यों false? Because wages paid for erection of machinery is capital expenditure. Expenses incurred at the time of construction of asset or making the asset ready for its use should be added to cost of asset. It's a capital expenditure. Charging it to P&L means we are wrongly taking it as revenue expenses. तुमको जैसे express करना है कर दो, it's false. Next one is amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready. इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो ना, जहाँ पे भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहता है ना, तो लेबर्स रोज घर से नहीं आते। जो लेबर्स काम करते हैं ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, वो वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे अपने झोपड़े बना लेते हैं वो लोग। और उसके बाद में बिल्डिंग बन जाती है तो वो झोपड़े परमानेंट नहीं हो जाते। ये तो अपना परमानेंट रेसिडेंसी हो गया, हमने बनाया। उसके बाद में वो लोग वहाँ से डिसमेंटल करके चले जाते हैं। सो वो जो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट आया था ना, जो स्मॉल हट्स बनाए थे ना उनके लिए, दैट वाज इंसिडेंटल टू द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल लेबर जरूरी है ना, वैसे लेबर्स का वहाँ पे रहना जरूरी है। नहीं तो दूर से आते हैं ना तो छुट्टी ज़्यादा होती है, बीच में काम रुक जाता है। तो ये कॉस्ट जो है इंसिडेंटल टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। दिस कॉस्ट इज ऑल्सो इंसिडेंटल टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो लोग बोल रहे हैं, इट इज करेक्ट। It is also capital expenditure expenses incurred at the time of construction of asset. So what they have said is true because these are incidental expenses which is required for the construction of building. Construction cost के टाइम पे, construction के टाइम पे किया हुआ खर्चा है और ये required, it was required for construction। ये बिल्डर ही बना के देता है और उसके बाद में डिसमेंटल कर देता है। और बिल्डर क्यों बना रहे हैं? इसे नॉर्मली बना रहे हैं कि गरीब लोग है, गरीब लोगों को रहने के लिए जगह नहीं तो उनको हट्स बना के दे रहा है। नहीं, इट इज फॉर कंस्ट्रक्शन। सो ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड होगा। व्हाट दे हैव सेड इज ट्रू। फिर उसके बाद इफ इफेक्ट ऑफ एरर्स कमिटेड कैंसल आउट, द एरर्स विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। ये फॉल्स क्यों है मालूम है? हाँ, ये बोलते हैं ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। कॉम्पनसेटिंग एरर्स में ना कुछ एरर्स और ग्रुप ऑफ एरर्स कॉम्पनसेट सम अदर एरर्स और ग्रुप ऑफ एरर्स इन सच ए वे कि वो एग्जैक्ट कॉम्पनसेट एंड डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाता है एंड ट्रायल बैलेंस गेट्स एग्रीड। सो कॉम्पनसेटिंग एरर्स कॉम्पनसेट अदर एरर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट द ट्रायल बैलेंस एग्रीज। सो इट्स फॉल्स। ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीज बोला ना, इसलिए ये फॉल्स हो गया। आगे, प्रॉमिसरी नोट इज डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय द मेकर इन केस ऑफ फॉर्मर एंड बाय एक्सेप्टर इन केस ऑफ लेटर। दिस इज ट्रू। प्रॉमिसरी नोट में ना जो प्रॉमिस करता है ना वो बनाता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर। समझा कि नहीं? एंड इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एवरीबडी नोज, ड्रॉइज से हम साइन करवाते हैं। एक्सेप्टर, समझा क्या नहीं? जो बनाता है वो कौन है? ड्रॉवर। जिसको पैसा लेना वो बनाता है, जिसको जो बनाता है उसको पैसा लेने का है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में कौन बनाता है? जिसको पैसा देने का है। सो व्हाट दे हैव सेड इज ट्रू। फिर बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। तुम लोग ने पार्टनरशिप एक्ट किया है, तुमको मालूम है, आइदर इट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। कभी वो स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं ना, डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो ये फुल्ली करेक्ट नहीं है, जरूरी नहीं ऑल पार्टनर्स, आइदर ऑल पार्टनर्स। वी डोंट से दैट दिस इज रॉन्ग, बट खाली ऑल पार्टनर्स ही बोलोगे तो नहीं चलेगा। आइदर बाय ऑल पार्टनर्स और एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स।
सो मस्ट बी कैरिड, मस्ट बी का मतलब है इन्होंने तो बोल दिया कि खाली ऑल पार्टनर्स ही होने चाहिए, नहीं, ऑल पार्टनर्स नहीं, इट मे बी आइदर ऑल पार्टनर्स और एनी पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स. डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेएबल आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बट बिफोर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड. देखो डिविडेंड कोई भी हो, इक्विटी हो या प्रेफरेंस, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. और डिवेंचर इंटरेस्ट एक एक्सपेंसेस है. सो डिवेंचर इंटरेस्ट इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में डिवेंचर इंटरेस्ट आता है, वो पे करने के बाद आता है नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड पहले और इक्विटी डिविडेंड बाद में. सो डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड बिफोर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड. प्रेफरेंस और डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड के बाद नहीं. इन्होंने क्या बोला, डिवेंचर इंटरेस्ट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. फॉल्स. डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड बोथ बिफोर इक्विटी एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड कोई भी टाइप का होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, और डिवेंचर इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, इट्स एन एक्सपेंडिचर. लोन लिया तो लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना अपने को. तो फॉल्स. इट शुड बी पेड बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड बिफोर इक्विटी डिविडेंड. उसके बाद आ गया एक्सप्लेन कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम. कैश एंड मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. देखो दो टाइप की अकाउंटिंग होती है. ऑल बिजनेसमैन दे फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम. मर्केंटाइल सिस्टम का मतलब होता है एक्रूअल सिस्टम. कौन सा सिस्टम? एक्रूअल सिस्टम, जिसमें प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग होता है. समझा ना. करंट ईयर का एक्सपेंसेस. मर्केंटाइल सिस्टम, एक्रूअल सिस्टम का मतलब है एक्सपेंसेस एंड इनकम should be shown on periodic basis, not on payment or receipt basis. Not on payment or receipt basis. अगर 2024 में 2024 का एक्सपेंसेस है वो पेड है या अनपेड है, लेकिन 2024 के पीएनएल में डेबिट होगा. 2024 की इनकम है वेदर पेड और आउटस्टैंडिंग, वो पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे ताकि हमको नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिले. लेकिन अगर अगले साल का एक्सपेंसेस पे कर दिया तो माइनस कर देंगे प्रीपेड, क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है. पिछले साल का पे कर दिया तो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग. सिमिलरली इनकम साइड में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगले साल की अगर इनकम मिल गई तो माइनस कर देंगे. पिछले साल का इनकम मिल गया तो भी माइनस. करंट ईयर में ना पिछला साल ना नेक्स्ट ईयर. करंट ईयर में करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंसेस, वेदर रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, पेड प्लस पेएबल. लेकिन इन केस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इट इज ऑन पेमेंट बेसिस. करंट ईयर में करंट ईयर का एक्सपेंसेस पे किया तो भी एक्सपेंस, लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस भी पे किया तो करंट ईयर का एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर का भी पे किया तो करंट ईयर का एक्सपेंस. इनकम साइड में भी ऐसे, लास्ट ईयर की इनकम मिल गई तो बोले इनकम, करंट ईयर की इनकम मिल गई तो इनकम, नेक्स्ट ईयर की इनकम भी आज ही मिल गई तो आज की इनकम. तो उससे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं मिलता, फॉर वेरियस ईयर्स मिल जाता है. दैट इज नॉट प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बट स्टिल दैट इज फॉलोड बाय प्रोफेशनल्स. प्रोफेशनल्स तो हाइब्रिड सिस्टम फॉलो करते हैं. हमको तो इसमें इतना ही लिखना, इट इज कैश सिस्टम, मर्केंटाइल सिस्टम. पहले तो दोनों का डिफरेंस ये है. नंबर वन, कैश सिस्टम, इन केस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग expenses income are shown on periodic basis, whereas in case of cash system of accounting income and expenses are shown on payment or receipt basis. दूसरा, all business entities follows mercantile system of accounting, whereas professionals like chartered accountants, advocates, doctors, they follow cash system of accounting. In fact मैं practically बताता हूँ, उनके इनकम कैश बेसिस पे होते हैं बट एक्सपेंस एक्रूअल बेसिस पे होते हैं. एक्सपेंसेस तो पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, हाइब्रिड बोलते हैं इसको, हाइब्रिड अकाउंटिंग. एक्सपेंसेस में तो पेड प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों लेते हैं, लेकिन इनकम प्योरली ऑन कैश बेसिस. इनकम में वो लोग रिसीवेबल्स नहीं शो करते, दे शो प्योरली ऑन कैश बेसिस. बट लिखते समय हम ये लिखेंगे, इतना ही लिख के रोक देंगे, that cash system of accounting is followed by professionals, chartered accountants, advocates, doctors, so इतना etc etc. So these are the 2 points sufficient. 2 point, एक होता क्या है और एक कौन फॉलो करता है. So this is done for cash and mercantile system of accounting. 2 systems of accounting यही होता है, it is not single entry or double entry.
जब हम लोग सिंगल एंट्री टॉपिक करते हैं तो मैं पूछता हूँ विच आर द टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री चलता रहता है तो तुम बोलते हो सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। अरे पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री पे ही होती है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग ही नहीं होती। टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग यही होता है, कैश सिस्टम एंड मर्केंटाइल, और मर्केंटाइल इज द मेन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि वो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन भी है ना, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी। सो एक्रूअल इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में नथिंग इज सेट, अपने आप से तुम प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट दोगे, अपने आप से तुम इनकम रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस का इफेक्ट दे दोगे। So by default, everybody follows accrual system. If accrual system is not followed, then a disclosure is required. A disclosure is required. क्योंकि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं होता है तो अब डिस्क्लोजर देते हैं, फॉलो होता है तो डिस्क्लोजर नहीं देते हैं। ठीक है ना। एक नंबर सी, कैलकुलेट द मिसिंग आउट फॉर द फॉलोइंग। अरे ये तो बैलेंस शीट ही है। इतना 4 केस है ना। ठीक है, 4 केस बन गया। एसेट्स कितना है, 45 लैक्स। और लाइबिलिटीज बोलो। 37 लाख 50, पहला हो गया। बस सिंपल है, यही करते जाना है। दूसरा, अभी दूसरे में क्या नहीं है, एसेट्स नहीं है। कैपिटल 225 एंड 4.50 बोलो 675। तीसरे में क्या है, एसेट्स 43 लाख 50 और कैपिटल है 41.25 बोलो 2.25। और लास्ट वाले में एसेट्स है 1,71 लाख, बड़ा फिगर है। और ये कितना, 8 लाख 40 का नेगेटिव है ये तो। अरे नेगेटिव लाइबिलिटी का मतलब तो यही बाजू लिख देता और क्या। बोलो कितना आएगा, 1,79,40,000। डन। सो कुछ नहीं, बैलेंस शीट बना लेने का 4 कॉलम। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। वो नेगेटिव था कि बहुत बड़ा काम किया, क्या नेगेटिव दिया तो एसेट्स में लिख देना, और क्या लाइबिलिटीज नेगेटिव होगा तो एसेट्स में आ जाएगा। सो वही टोटल मार देने का, बस हो गया, सिंपल। बोलो सबको समझा क्या, कितना 1 करोड़, लास्ट वाला कितना बोला, 1,79,40,000 हो गया 20 मार्क्स। बट ये 20 मार्क्स ही चैलेंजिंग, हर प्रॉब्लम में ये 20 मार्क्स अलग आएगा। ये 20 मार्क्स तुम्हारे लिए चैलेंज है। जो ये 20 मार्क्स को बराबर से कर लिया ना, वो जाएगा 90 प्लस। और फिर 90 प्लस के बाद में कितनी एक्यूरेसी है तुम्हारी, उस पर डिपेंड करता है। वो 90 से लेके 100 तक कहाँ तक पहुँचता है। ये 20 मार्क्स राइट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए थियरी, ट्रू और फॉल्स, मॉड्यूल के जितने भी है वो बहुत अच्छे से करने चाहिए। पास्ट पेपर्स में जो जो थियरी क्वेश्चंस आए हैं, प्लस मॉड्यूल में चैप्टर वाइज 2-2, 3-3 क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है, और कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स भी है। वो सब अच्छे से करके जाओगे तो ये 20 मार्क्स अपने को मिलता है। सो दिस 20 मार्क्स इज ऑल्सो डन। ये 20 मार्क भी मेरा कंप्लीट होता है। ये तो बहुत छोटा सा यूनिट था अपना, बस अब अपना एक ही यूनिट बच गया 20 मार्क्स का।
आफ्टर एवरी 20 मार्क्स हम लोग ने बीच बीच में होल्ड किया है, तो ब्रेक ले लो, उसके बाद में करते हैं. जस्ट टेक 5 minutes ब्रेक. दोज हु आर वॉचिंग माई रिकॉर्डेड क्लास, टेक 5 minutes ब्रेक, एंड आफ्टर दैट लास्ट सेशन वी विल स्टार्ट.